हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए चैप्टर है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लास 12th में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम के हिसाब से आपके बोर्ड एग्जाम्स पास में आ चुके हैं और मार्क्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इजी चैप्टर्स में भी ये कंसीडर किया जाता है जो स्कोरिंग चैप्टर है ये। लेकिन साथ में इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम कभी भी ऑलवेज और नेवर नहीं लगा सकते, यानी कि एक ही क्वेश्चन के लिए, एक ही टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग लॉजिक्स यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जैसा कि आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन इट्स डी सबशेल, द एलिमेंट्स इन विच last electron of atom enters in its d subshell are known as d block elements। तो ऐसे एलिमेंट कोई भी जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन उन एटम के d सबशेल में एंटर करता है, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स वाले एलिमेंट्स को हम d ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमने लिया यहां पर आयरन। तो आयरन के बारे में आपको पता है कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। अब यहां पर आप लोग देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d स्किप किया 4s2 3d6। देखो पिछली बार जब हमने क्वांटम नंबर्स का क्लास 11 का वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया है, आप उस वीडियो को जाके देखें क्योंकि कई सारे लोग आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 3d6 बता देते थे क्लास 11 में, लेकिन ये क्लास 12 में डी ब्लॉक में नहीं चलेगा। सीक्वेंस यही रहेगा 3d6 4s2। अब जब यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने देखा हमने कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहां पे किया है, तो एक बार फिर से देखेंगे यहां पर कि हमने यहां पर क्या किया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्वेक्शन को ध्यान से देखना कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर कर रहा है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d की एनर्जी ज्यादा है, बाद में बनेंगे 4s2 फिर बचे हुए 3d6। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी सबशेल में एंटर कर रहा है। जब हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है तो ऐसे एलिमेंट जो है जिनके पास ऐसे एटम हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करे, उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। आपका जाना पहचाना डेली यूज में है कॉपर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आपको याद होगा, क्लास 11 में बताया गया होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d एनर्जी ज्यादा है, बाद में बनेंगे। और यहां पर थोड़ा सा आपका एक्सेप्शनल रूल आता है कि s के पास में 1 और b के पास में 10। कुल मिला के फिलहाल लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया, d में एंटर किया। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका d में एंटर करता है तो ऐसे एलिमेंट्स को d ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। समझ में आया क्या कहते हैं, d ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर करता है तो 3d सीरीज कहा जाता है। d ब्लॉक की कौन सी सीरीज कही जाती है, 3d सीरीज कही जाती है। अब जैसे कि अभी हम यहां पर कैडमियम को देखें तो कैडमियम में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 3d10 4p6 4d छोड़ा 5s2 और फिर 4d10 48 होता है कैडमियम। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया, डी सबशेल में। तो एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स एटम एंटर्स इन इट्स डी सबशेल आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन यहां पर एक टर्म आपको और पढ़ने को मिलेगा जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। इनका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास में एक है जिंक।
जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d एनर्जी ज्यादा है 4s2 फिर 3d10। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? डी में। कौन से कैसा एटम है ये, कैसा एलिमेंट है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में किस सीरीज में आता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में गया है इसलिए 3d सीरीज का एलिमेंट है। ओके, लेकिन अगर हम लोग यहां पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन भरने का रूल अलग होता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने का रूल अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा ना तो वो 4s से निकलेगा। तो हम लोग देखेंगे Zn2+ में देखा जाए तो 3d10 आ गया। अगर +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने के पास में भी d10 कॉन्फ़िगरेशन है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने के बाद में भी d10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऐसे एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कहा जाता है, बट उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता। आपका एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स व्हाइल दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यानी कि all the transition elements are d block elements but all d block elements are not transition elements। असर्शन रीजन टाइप के जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आते, आपके कॉन्सेप्ट से आते हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो जिंक बेटा हमारा कैसा था? जिंक हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट था, लेकिन क्या जिंक ट्रांजिशन था? तो जिंक ट्रांजिशन नहीं था। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि डी ब्लॉक के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ही ऑर्बिटल में इधर उधर कूद फांद रहे हो। अब यहां पर कूदने फांदने के लिए उनके पास कोई जगह है क्या? कोई स्पेस ऐसा है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑर्बिटल में चला जाए? है ही नहीं। तो क्या ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा? तो नहीं किया जाएगा। तो ऐसे बच्चों हम लोग समझेंगे क्या सिल्वर में भी तो D10 होता है, क्या वो भी हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं है? तो बच्चों एक बार फिर से देखते हैं। जो सिल्वर है हमारे, सिल्वर एटॉमिक नंबर है 47। अब हम लोग बात करते हैं इनके। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं आता है तो हमारी आप वो वीडियो देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जहां पर हमने आपको क्वांटम नंबर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का रूल बताया है। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर अभी चालू करेंगे तो हम लोग वही करते रह जाएंगे। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर आप क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम आपके पास में तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए, आते ही होंगे। तो सिल्वर 47 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d skip 4s2 then 3d10 4p6 4d skip 5s2 5s2 then 4d9। फिर आपको एक रूल बताया गया था। क्या रूल बताया गया था? जब d के पास में 4 या 9 होंगे तो हम s से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेंगे स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? 4d10 हो जाएगा और 5s1 हो जाएगा। अब चलते हैं सिल्वर में +2 ऑक्सीडेशन नंबर मान लो अगर ये शो करता होता तो एक इलेक्ट्रॉन 5s से चला जाता। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन भले ही भरा कहां गया है? 4d में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, लेकिन जब जाने की बारी आएगी तो आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लिखने का जो भरने का रूल है वो तो अप बाउंड रूल है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकलने की बारी आती है तो फिर वही है, जो बाहर इलेक्ट्रॉन होगा उसको पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो कुल मिला के पहला इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 5s से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4d से। तो क्या बना? 4d9। क्या आया? 4d9। तो जब 4d9 आया तो इसमें हम लोगों ने देखा इसके पास तो जगह है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की खुदाफानी हो सकती है, यहां पर डी ट्रांजिशन हो सकता है। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने पर भी उनके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उनमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल नहीं है। अगर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो ऐसे
एलिमेंट्स को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट तो कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। यानी कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। all the transition elements are D block elements, but all the D block elements are not considered as transition elements। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जैसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी है, ट्रांजिशन में कंसीडर नहीं किया गया, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया। फिर हम लोग आगे की तरफ जब चलेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास कुछ सीरीज होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन कौन सी सीरीज होती है? सबसे पहले बात करते हैं यहां पर स्कैंडियम। स्कैंडियम से लेकर चलता है जिंक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21 और जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30। ठीक है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक पहली सीरीज है। वो तो आपने पढ़ा ही होगा, साइंस टीचर वेरी ट्वेल्व मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, अभी पीरियोडिक टेबल आपको दिखा देंगे। बाकी अगली जो 4D सीरीज है वो है इट्रियम से लेकर कैडमियम तक। अब आपको लगता है कि एटॉमिक नंबर नहीं आ रहा, हमको हम भूल गए हैं, दिमाग से स्लिप हो गया है, कोई बात नहीं, 18 ऐड कर दीजिए। 21 में 18 ऐड करेंगे तो आपके पास नंबर कितना आ जाएगा? आपके पास नंबर आ जाएगा 39। 30 में ऐड कर दीजिए, नंबर कितना आ जाएगा? 48। उसके बाद में हमारे पास में है 5D सीरीज। अब 5D सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? 5D सीरीज स्टार्ट होती है लेंथेनम से। अब लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स तो आपको पता है वो कहां है, वो लेंथेनाइड्स में जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जाते हैं। लेकिन हमें तो इसका एटॉमिक नंबर पता करना है, तो क्या करना है? फिर से 18 ऐड कर देना। 39 में 18 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 39 में 18 ऐड करने पर आ जाएगा हमारे पास में 57। और यहां ऐड करना है, अब यहां ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 32 ऐड करना पड़ेगा। पहले 18 18 18, यहां पर 18 18 32। तो मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना बना? मरकरी का एटॉमिक नंबर बना हमारे पास में 80। ठीक है, लेंथेनम के बाद में आगे जो 6D सीरीज है ये कहां से चालू हुई है? ये हमारी सीरीज चालू हुई है एक्टिनियम से। अब एक्टिनियम जो है हमारा वो किसमें आता है? 32 ऐड कर दो। अब इसमें हमारे पास में जो एलिमेंट है आईयूपीएसी के हिसाब से अनबाइनियम है, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होगा 32 ऐड करने पर? 112। तो सीरीज कहां से कहां तक है? कौन कौन सी सीरीज है? जब हमारे पास में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करता है तो हम लोग कहते हैं 3D सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में एंटर करता है 4D सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में एंटर करता है 5D सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में एंटर करता है 6D सीरीज। तो वो सीरीज कहां से कहां तक है? तो हमारी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो स्कैंडियम से जिंक तक है, दूसरी इट्रियम से कैडमियम तक है, तीसरी लेंथेनम से मरकरी तक है और चौथी एक्टिनियम से अनबाइनियम तक है। अब एटॉमिक नंबर आपको स्कैंडियम से जिंक का क्लास 11 में याद कराया गया होगा। अब बाकी आप लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं तो हम आपको ट्रिक बताते हैं कि स्कैंडियम में इधर वाले में क्या करेंगे? 18 ऐड करो, इट्रियम आ गया, 18 ऐड करो, लेंथेनम आ गया, फिर 32 ऐड कर दो। यहां क्या करेंगे? 18 फिर 32 फिर 32। देखो सबके एटॉमिक नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका आपको पता है, ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले वीडियो को आप जाके दोबारा देखें, प्रैक्टिस करें। क्लास 11 में आपको बहुत प्रैक्टिस कराई गई होगी। फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट बताएंगे। लेकिन एक चीज हमारी याद रखेंगे जो हमने आपको बार बार बताई है। देखिए, आपको भले ही क्लास में स्कूल्स में किसी भी तरीके से लिखा दिया जाता है 3D10 4:3D10 ऑफ बाउ रूल के हिसाब से, लेकिन आप किसी भी एनसीईआरटी बुक में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी के बिहार पे चलना है। भरा जाता भले ही 4S में पहले 3D में बाद में N+L रूल के हिसाब से, बोरबरी रूल के हिसाब से, लेकिन जब जाने की बारी आती है तो 4S से जाता। और ये हम लोग वहां पर ये हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 4S हमारा बाद में आता है, 4S हमारा लास्ट में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन को लिखने का एक तरीका है। फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जब चलेंगे तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इनकी, कि हमारे जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। चलो
अब इन प्रॉपर्टीज को दिखाने से पहले एक चीज और कर लेते हैं, तुम लोगों को एक पीरियोडिक टेबल अपनी दिखा देते हैं। इस पीरियोडिक टेबल पे भी सब लोगों को ध्यान देना है। इस पीरियोडिक टेबल में क्या है, सारे लोग ध्यान से देखें। यहाँ पर कैल्शियम लिखा होगा। अब देखें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहां पर पाए जाते हैं? जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में ये हमारे कौन से एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे कि हमने आपको सीरीज बताई लेंथेनम और एक्टिनियम, ठीक है, यहां पर थे। अब ये हमारे पास में पूरे आपको याद कराए गए होंगे। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। यहाँ लाइन याद कराई गई होगी, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। इस तरीके से आपको लाइन याद कराई गई है। हम लोग उन सब चक्रों में अभी नहीं पढ़ेंगे, बस ये देखेंगे ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और इसमें जो लास्ट वाले हैं ये, इसमें जो हमारा +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने पर भी, +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने पर भी इनके पास कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है? D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने पर भी जिनके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो होते हैं, बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। तो ये हमारा जिंक, कैडमियम, मरकरी, और इसका आगे नाम बताया जाएगा। तो आईयूपीएसी के हिसाब से देखें तो आनंद है। तो ये हमारा एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो क्या खासियत होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उसमें? तो इसमें देखना है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। सबसे बड़ी चीज है कि ये बहुत मेलेबल होते हैं। कैसे हैं ये? हाईली मेलेबल। जो शीट्स बनती हैं काफी स्ट्रॉन्ग शीट्स, तो उनके लिए यहाँ पर ये मेटल्स काम करते हैं। तो उसमें ये हाईली मेलेबल होते हैं, हाईली डक्टाइल होते हैं। आपने देखा कि सिल्वर और गोल्ड हमारा इन्हीं सीरीज में आ रहा है। सिल्वर, गोल्ड, टंगस्टन, कॉपर, जिंक, आयरन, ये सब कहाँ है? ये सब आपके जो है ट्रांजिशन मेटल्स में है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स में ही आ रहे हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें ये हाईली मेलेबल है, हाईली डक्टाइल है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा होती है। इनको खींचते चले जाओ तो जल्दी टूटेंगे नहीं। उसके अलावा इनमें मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन ये हाई मेल्टिंग पॉइंट जिंक, कैडमियम और मैंगनीज में उतना ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैंगनीज तो थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा, क्यों करेगा उसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। जिंक, कैडमियम, मरकरी में पूछा जाता है कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है बाकी सबकी कंपैरिजन में। आपको पता है कि मरकरी तो लिक्विड स्टेट में होता है ना रूम टेम्परेचर पे, तो D10 हमारा ऐसा क्यों है? D10 में ऐसा मतलब जिंक, कैडमियम, मरकरी में ऐसा क्या हुआ? तो भाई जब ये D10 बनाएगा तो इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं जरा हम देखें। क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो जो तुम्हारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्रिएट करते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। याद रखना है कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट करते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। तो भैया लोगों क्या यहां पर कोई भी मेटालिक बॉन्डिंग क्रिएट होगी? नहीं, यहां पर मेटालिक बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होगी, एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होगी। तो इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। तो हम लोग बच्चों आंसर क्या देंगे कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए जिंक, कैडमियम, मरकरी में, तो इनके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ D10 कॉन्फ़िगरेशन दे हैव वेरी वीक और देयर इज absence of metallic bonding, and due to absence of metallic bonding they are comparatively very soft। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। खैर अभी हम लोग यहां पर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोग आगे देखेंगे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर
इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है कि इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, हाईली मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, सारी नश्वर होता है, सारी चीजें थी। ठीक, अब हम इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी पढ़ेंगे, जैसे कि एटॉमिक साइज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनका एटॉमिक साइज का। तो एटॉमिक साइज में बच्चों ध्यान से देखना कि एटॉमिक साइज के लिए हम इसमें पहले आपको पीरियोडिक टेबल दिखाते हैं। ठीक है, हम एटॉमिक साइज में पीरियोडिक टेबल पहले दिखा रहे हैं, फिर आप लोग यहाँ पर ध्यान से इन चीजों को समझिएगा। हम लोग सिर्फ अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर ही थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो बाकी सब अभी तक क्या तुम लोगों ने जो पढ़ा था कि क्लास 11th में कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो जाती है। यही पढ़ा था हम लोगों ने कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती थी? हम लोग कहते थे बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग ऑफ शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये टॉपिक बोलते थे। ठीक, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि पहले इनका एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ, एटॉमिक साइज पहले इनका डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ी देर कांस्टेंट रहा और कांस्टेंट होने के बाद फिर इनका एटॉमिक साइज बढ़ने लगा। यहां पर क्या हुआ, इनका एटॉमिक साइज पहले थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, एटॉमिक साइज यहां से यहां तक पहले इनका थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, यहां पर फिर कांस्टेंट हुआ और फिर इनका एटॉमिक साइज बढ़ने लगा। क्या हुआ ऐसा? क्योंकि इनमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इनका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस सेल में एंटर नहीं करता, वो एंटर करता है उनके पेनल्टीमेट शेल में। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कहां एंटर कर रहा है? वैलेंस सेल में नहीं बल्कि पेनल्टीमेट शेल में एंटर कर रहा है। तो उसका जो शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट था जितना कम होना चाहिए उतना कम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में नहीं बढ़ पा रहा था। वो कहां पर बढ़ रहा है? वो पेनल्टीमेट शेल में बढ़ रहा है। तो हमसे कहा जाएगा जो इनका एटॉमिक, मुझे कॉन्सेप्ट में कहा जाता है एटॉमिक साइज के बारे में, थोड़ा सा एक फाइल देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है इनका ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। इनका जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज का एक ग्राफ होगा, इस ग्राफ को आपको दिखाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये एक्सप्लेनेशन है एटॉमिक रेडियाई का। तो इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है, जैसा कि हमने आपको बताया, एस ब्लॉक से थोड़ी सी कम होती है और पी ब्लॉक से थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन इनके अंदर आपस में क्या होता है? वैसे जो जनरल ट्रेंड हमारा चल रहा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रही थी, लेकिन डिक्रीज हो रही थी। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता था? डिक्रीज होती थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ? पहले डिक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हुई, फिर इंक्रीज हुई। रीजन क्या रहा? बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेनल्टीमेट शेल रेदर देन वैलेंस शेल। ठीक है, तो इनका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर एंटर करता है? वो एंटर करता है इनके वैलेंस शेल के बजाय इनके पेनल्टीमेट शेल में। तो यही देखो क्या लिखा है हमने, जनरली द एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरली जो उनकी एटॉमिक रेडियाई है, इसके नोट्स आप बना सकते हैं। जनरली द एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन अ सीरीज डिक्रीज with the increase atomic number but decrease in the atomic size after midway। मिडवे में कांस्टेंट, फिर वो इंक्रीज होने लगी। रीजन क्या है? और इस रीजन को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, जो हमने आपको बताया, जो हमने आपको कम शब्दों में बताया है, उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहां पर एक दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्या हुआ? जैसे हमने आपको एक सिंपल सी बात बता दी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां पर बढ़ता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के बढ़ने के बजाय पेनल्टीमेट शेल में बढ़ रहा है, अंदर बढ़ रहा है। कैसे? लिख के बताते हैं। जैसे हमारे पास में स्कैंडियम था, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s। मैग्नीज की बात करें तो 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6। अब यहां पर 4s के बाद में 4p नहीं आ रहा, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो यहां आने हैं, यानी कि यहां पर 3d5 जो इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं वो बैलेंस सेल कौन सी है हमारी, फोर्थ सेल। बैलेंस सेल कौन सी है, फोर्थ सेल। तो इसके फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां पर बढ़ रहा है, इसके पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। समझ में आया? तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं कि देखो पहले तो डिक्रीज करती है क्योंकि वही कॉन्सेप्ट लेके चलती है, लेकिन मिडवे के बाद में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पेनल्टीमेट शेल में बढ़ते हैं और इसकी वजह से जो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। और जब इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। तो जब इसका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी एटॉमिक रेडियस कम होने की जो टेंडेंसी थी वो रिवर्स हो जाएगी। और उसके बाद देखना जैसे आयरन के बाद में क्या होता है, उसकी एटॉमिक साइज बढ़ने लगती है। आयरन के बाद में एटॉमिक साइज क्या है, बढ़ने लगती है। ज्यादा प्रॉपर आंसर आपको देना तो आप ये थ्योरी देख सकते हैं, बाकी वन लाइनर में अगर आया तो कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा कि एटॉमिक रेडियस पहले डिक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हुई, फिर इंक्रीज हुई। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पेनल्टीमेट शेल रेदर देन वैलेंस शेल, ड्यू टू विच screening effect slightly increases and effective nuclear charge decreases. That's why electron clouds expands and atomic radius also expands. ठीक है, तो यही लिखा at the end of the period there is slight increase in the atomic radius. जिंक जो है वो काफी बड़ा है, तो वैसे अगर देखा जाता तो स्कैंडियम बड़ा होना चाहिए था, जिंक छोटा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे, कॉन्सेप्ट में ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हम लोगों ने देखा सब में ये कि पहले एटॉमिक रेडियस क्या हुई, डिक्रीज, फिर आगे क्या हुई, कांस्टेंट, फिर क्या हुई, इंक्रीज, लास्ट वाला सबसे बड़ा रीजन क्या है, रीजन हमने आपको बता दिया, रिवर्स करके देखने बाद इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। और क्या करते हैं भाई हमारे ये, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हाई होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कंपैरिजन में देखा था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी थी, लो थी। इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है, हाई होती है। क्योंकि हाई होने का रीजन, एस ब्लॉक की कंपैरिजन में इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होने का रीजन यही होता है क्योंकि इनका एटॉमिक साइज इनसे थोड़ा सा कम है। ठीक है, और पी ब्लॉक के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो पी ब्लॉक के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, क्योंकि इनका ज्यादातर का नेचर क्या होता है, मेटालिक नेचर होता है। बाकी थोड़े से इरेगुलर ट्रेड्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहां पर कुछ चीजें पहले पढ़ लेते हैं कि ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लेते हैं। ये क्या शो करते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं उसका रीजन देखेंगे। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करने का रीजन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो उतने ही ज्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। जैसे अगर देखा जाए तो स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम हमेशा +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। स्कैंडियम क्या करता है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि इनका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है। और जो जिंक है वो हमेशा +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। उसके अतिरिक्त ये कभी भी, उसके अलावा कोई भी और टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेगा। लेकिन वही हमारे मैग्नीज आ गए, +2 +3 +4 +6 +5 +6 +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। दो एलिमेंट ऐसे हैं, ऑस्मियम एंड रदरफोर्डियम। ठीक है, ये जो है आपका जो +8 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर जाते हैं। ये आपका +8 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर जाते हैं यहां पर। ठीक है, याद रहेगा। ये कौन से ऐसे एलिमेंट में डी ब्लॉक में जो +8 भी शो करते हैं, आपका वन लाइनर में आ सकता है ऑस्मियम एंड रदरफोर्डियम। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर वाले ट्रेंड को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो क्या है वो क्वेश्चंस,
ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग देखेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने आयोनेशन एंथैल्पी की बात की थी, तो पूरा पढ़ते हुए जाते हैं कि आयोनेशन एंथैल्पी में क्या था कि इनकी जो आयोनेशन एंथैल्पी है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती थी, एस ब्लॉक से ज्यादा थी, पी ब्लॉक से कम थी। उसके बाद में हमने देखा कि इनकी आयोनेशन एंथैल्पी पहले इंक्रीज होती थी, ठीक है, और उसके बाद में कुछ इरेगुलरिटीज हैं, एक्सेप्शंस बहुत हैं, रीजन अलग है, तो रीजंस भी बताए गए हैं हमने, ठीक है, कि ये इरेगुलरिटीज क्यों आ रही हैं। ये इरेगुलरिटीज उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती हैं, ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज पे बनेगी हम आपको बताएंगे। बाकी हम लोग पहले ऑक्सीडेशन नंबर को ऑब्जर्व देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है आपका, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब यहां पर आपने देखा जो हमारा स्कैंडियम है वो मोस्ट प्रोबेबल +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, लेकिन कभी कभी वो +2 भी। जिंक के बारे में फिक्स कर दिया गया कि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये हमेशा +2 ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करेंगे, लेकिन जो हमारा मैग्नीज है, जो हमारा क्रोमियम है, ये हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। और फिर भी अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है, तो उसका आंसर है मैग्नीज, +2, +3, +4, +5, +6, +7। ऐसे तो क्रोमियम में भी +1 से +6 शो करता है, लेकिन +1 बहुत रेयर केस में होता है। इस वजह से अगर पूछा जाए एक दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, क्रोमियम और मैग्नीज, सबसे ज्यादा कौन शो करता है, तो वो मैग्नीज शो करता है। क्या +8 भी शो करता है? हाँ, कौन शो करते हैं, ऑस्मियम और रदरफोर्ड, ठीक है, ये +8 भी शो करते हैं। तो हमने देखा कि ये क्या बना रहे हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। एटॉमिक साइज भी इनका ज्यादा होता है, ये डेंस भी होते हैं, तो इनका सरफेस एरिया कैसा है, इनका सरफेस एरिया है लार्ज सरफेस एरिया, तो लार्ज सरफेस एरिया है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर हैं। तो लार्ज सरफेस एरिया और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होने के कारण ये लार्ज नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब ये लार्ज नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब जब इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने का भी रीजन ये है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं और ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, तो बहुत सारे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। आपको पता है ये चैप्टर तो आपका वैसे सरफेस केमिस्ट्री हटाया जा चुका है, लेकिन रिएक्शन होने के लिए, जैसे आपको पता है दो लोगों की कुश्ती लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एक दंगल में वहां पर कुश्ती के लिए खड़ा होता है, उसी तरीके से दो रिएक्टेंट को कभी कभी रिएक्शन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, और उस सरफेस को हम लोग कैटालिटिक सरफेस कहते हैं। तो कैटालिटिक सरफेस उतना ही ज्यादा अच्छा होता है जो जितनी टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, जितने टाइप के वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और उसके अलावा सोचो कि ज्यादा अच्छी मैच होगी अलग अलग तरीके की, ठीक है, तो वहां पर ज्यादा अच्छी से कुश्ती हो सकती है ना। उसी तरीके से वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर और लार्ज सरफेस एरिया की वजह से ये लार्ज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इसी वजह से ये अच्छी कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो हम लोगों ने इस चीज के बारे में भी पढ़ा कि ये क्या करते हैं कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। कौन कौन सी शो करते हैं वो हमने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करेंगे, इस सबका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो सबके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों शो करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शो क्या करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। और इसके मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होता है, इसके मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट n इंटू n+2, ठीक है। जैसे कि अगर हमसे कह दिया जाए कि हमारा जो कोबाल्ट है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कितना मोल मैग्नेटन जो है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट है, तो हम लोग कोबाल्ट के बारे में अगर देखें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, तो अगर देखा जाए तो है 27। तो क्या बन जाता है, 3d7 बन जाता है, 4s2 बन जाता है। अब 3d7 का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो हमने लिखा यहाँ पर 3 into 5, तो 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर हो जाएगा। एक ट्रिक भी है, जब भी स्क्वायर रूट n into n plus 2 होता तो n पॉइंट आंसर होता है हमारा bm में, ठीक है। इनको स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत आती है, जैसे कि अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो तो 4 into 6 तो आंसर आएगा 4 पॉइंट समथिंग। अगर आंसर आपका 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो आंसर आ जाएगा, वैसे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन f ब्लॉक में ही हो सकते हैं, तो 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बाद पढ़ रहे थे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शो करते हैं। फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है। क्या जिंक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन 3D सीरीज आर पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस बट जिंक इज डायमैग्नेटिक। जिंक डायमैग्नेटिक क्यों है, तो जिंक डायमैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, तो जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तक ही बात सीमित है, नहीं, कलर फॉर्मेशन में भी। कलर, ये जनरली इनके जो आयंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कॉपर है, आयरन है, ये सब के सब कलर्ड आयन बनाते हैं। लेकिन हमारा जो जिंक है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है, वो कलर नहीं बनाता। उसका भी आंसर यही है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कलर फॉर्मेशन नहीं करेगा। बाकी सब क्या करते हैं, बाकी कलर्ड आयंस बनाते हैं। ये कलर्ड आयंस क्यों बनना है, किसी के अंदर ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी चीज हो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो क्यों होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। कलर आयन क्यों बनाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जिंक क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मरकरी क्यों नहीं कर पाता, कैडमियम क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कलर्ड बन रहा है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलर्ड नहीं बन रहा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन बनाने की मेन वजह होती है क्योंकि इनके पास में जो डी सबशेल है, डी सबशेल वो कैसी है, इनके पास जो डी सबशेल है वो हमारी इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट डी सबशेल की वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं लिगेंड्स के, लिगेंड्स को जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहां पर एकोमोडेट हो जाते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी सबशेल accommodated in incomplete D सबशेल। क्या जिंक बना पाएगा उतना आसानी से, थोड़े बहुत तो बना लेता है, ठीक है, लेकिन जनरली ये नहीं बनाएगा, ठीक। बाकी बहुत आसानी से बनाते हैं। एस ब्लॉक के नहीं बना पाते हैं, पी ब्लॉक के नहीं बना पाते हैं, डी ब्लॉक के बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो इनकी डी सबशेल होती है वो खाली पड़ी होती है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से एकोमोडेट कर लेते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बना देते हैं। फिर ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बना देते हैं। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ये समझ लो। जैसे कि हमारे पास में इस तरीके के कई सारे फुटबॉल्स रखे हो, कई सारी बॉल्स रखी हो, ऐसे ये बॉल्स हमारे पास में रखी हैं, बड़ी सी बॉल्स हैं। सोचेंगे, अब सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी बॉल्स को जब तुम रूम में रखोगे तो इनके बीच में इतनी जगह तो होगी कि छोटी बॉल्स को रखा जा सके। तो इनके लार्ज एटॉमिक साइज होने की वजह से इनके बीच में जो एटम्स के बीच में लैटिस में जो वैकेंसी होती है, उस वैकेंसी को हम लोग इंटरस्टिशियल कहते हैं, ठीक है। लार्ज एटॉमिक साइज में एटम्स के बीच में जो वैकेंसी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल। और उस इंटरस्टिशियल के अंदर जो हमारे छोटे एटम हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरान, लिथियम, वो आके यहां पर छुप जाते हैं, रह जाते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, यानी कि क्या हुआ, हमारे पास ये एटम किसका था, एटम था पता चला सिल्वर का या गोल्ड का,
और उनके एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा था, तो उन एटम्स के बीच में इतनी जगह थी कि छोटे एटम्स आके वहां पर ट्रैप हो गए। तो उनके ट्रैप होने की वजह से जो एक कंपाउंड बनते हैं उनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इसका रीजन हमने आपको बता दिया है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनका लार्ज एटॉमिक साइज है, लार्ज सरफेस एरिया है और उनके बीच में अच्छा खासा स्पेस होता है, और उस स्पेस में क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड आके रह जाते हैं जिनको हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो और क्या हुआ, अभी जैसे कि हमने आपको ये सारी प्रॉपर्टीज शो करी, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख ही ली थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि इनकी एटॉमिक साइज का ट्रेंड, हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा कि एस ब्लॉक से कम और पी ब्लॉक से ज्यादा होती है, एस ब्लॉक से ज्यादा और पी ब्लॉक से कम होती है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है, क्यों शो होती है उसका रीजन भी हम लोगों ने पढ़ा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जिंक नहीं शो करता, अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लार्ज नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, इसलिए ये बनाते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करने के साथ साथ इनके पास में जो डी सबशेल होती है वो खाली होती है, तो डी सबशेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट हो जाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास में इतनी खाली जगह होती है जो छोटे एटम्स आके यहाँ पर ट्रैप हो जाए। ओके, ये चीज याद रहेगी। उसके बाद में एक और चीज यहाँ पर एक पॉइंट और होता है जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, एलॉय फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है, ये एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। तुमने देखा होगा ये जितने भी एलिमेंट हैं वो सबके सब कहीं ना कहीं एलॉयस बनाते हैं, क्योंकि हमने बताया कि एटॉमिक साइज पहले डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक साइज में लार्ज वेरिएशन नहीं है, एटॉमिक साइज में कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है, नो लार्ज वेरिएशन। और केमिकल प्रॉपर्टी भी सबकी एक ही जैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी भी एक ही जैसी है, कोई ज्यादा बड़ा वेरिएशन भी नहीं है, इसलिए सबकी जो एटॉमिक साइज है लगभग बराबर होने की वजह से आपस में मिला देते हैं और एलॉय बना देते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। तो क्या है, एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि लगभग सेम एटॉमिक साइज और सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होने की वजह से ये एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं इसमें, तो ये सारी चीजें हो गई। अभी हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो चुका था, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने पढ़ा था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी पढ़ ली, एटॉमिक साइज पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं। और ये यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन ही आते हैं, इससे बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता कभी भी। तो यहां पर देखते हैं, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी में क्या ट्रेंड है, डिक्रीज होता है, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैटायन में क्या होता है, इंक्रीज होता है। और डाउन टू द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, यहां पर इंक्रीज होगी और यहां पर भी इंक्रीज हो रही, दोनों में ट्रेंड क्या है, सेम है। क्यों, डाउन टू द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि एक्स्ट्रा सबशेल बढ़ने से हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को लूज करने में आसानी हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। और यहां पर की जब बात करते हैं तो वो भी हम लोगों ने पढ़ा है कि यहां पर जो ट्रेंड है वो पहले वाला नहीं कि डिक्रीज होती रहेगी, यहां पर पहले डिक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज हुई, इसलिए ऐसा हुआ। तो एंथैल्पी ऑफ यहां पर हाइड्रेशन की बात करें तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन यहां पर इंक्रीज होगी, और यहां पर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे के कुछ पॉइंट्स जिसमें हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो इनका, ठीक है, उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर कुछ चीजें पढ़ेंगे ट्रेंड्स में,
कि वेरी लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम। तो इसमें पता है कि जो यहां पर देखा जाए स्कैंडियम 3+ से स्कैंडियम 2+ का बनना, ये क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर Sc3+ से Sc2+, यानी कि इसकी वैल्यू अगर लो है तो इसका मतलब क्या हुआ, Sn2+ से Sn3+ बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इसकी वैल्यू कैसी होती है, बहुत लो होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्कैंडियम 3+ का अगर देखा जाए तो बहुत कम है, तो इससे क्या हमें पता चलता है, इससे पता चलता है कि स्कैंडियम 2+ से स्कैंडियम 3+ बहुत आसानी से बन जाता है। स्कैंडियम 3+ बहुत स्टेबल होता है। अगर तुमसे पूछा जाए Sc2+ और Sc3+ में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हम कहेंगे Sc3+ ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास में है, हमारे पास इसमें देखा जाए तो अगर आप स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्कैंडियम होता था 3d1 आपका 3p6 3d10 4s2। अब इसमें अगर इसने स्कैंडियम ने आपका बनाया +2 तो बना 3p6 3d1 4s0, और अगर स्कैंडियम 3+ बना तो 3p6 और ये 3d भी चला गया। तो यानी कि क्या हुआ, कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, स्कैंडियम 3+ ज्यादा स्टेबल हुआ, स्कैंडियम 3+ ज्यादा स्टेबल हुआ। तो ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये स्कैंडियम 2+ और स्कैंडियम 3+ में अगर देखा जाए तो स्कैंडियम 3+ ज्यादा स्टेबल है। टू एक्वायर स्टेबल नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ देते हैं। कहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, लो वैल्यू है, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लो है। क्या पता चलता है, इसका मतलब स्कैंडियम +2 से +3 बनना चाहता है क्योंकि वो स्टेबल नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। इसके बाद में अगर हम लोग इन क्वेश्चंस में देखें तो Zn+2 से Zn+3 बनना, ये इसके लिए अगर देखा जाए तो अब यहां पर अगर कहा जाए इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, Zn3+ से, क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Zn3+ टू Zn, इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, Zn2+ कैसी होनी चाहिए, वेरी हाई। ये नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि Zn+2 के पास ऑलरेडी D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देके +3 ऑक्सीडेशन नंबर एक्वायर नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल बहुत लो होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिनका बहुत ज्यादा निगेटिव होता है वो तो चाहते ही हैं कि उनके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएं, और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई होता है, पॉजिटिव होता है, वो कभी नहीं चाहते कि उनके पास इलेक्ट्रॉन जाए। तो बच्चों आप सोचो कि Zn+2 का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैसा होना चाहिए। Zn3+ से Zn2+ में अगर आपसे पूछ दिया जाए इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, तो आंसर है वेरी हाई। क्यों? क्योंकि ये चाहता ही नहीं कि Zn2+ से Zn3+ बने। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि इसके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। +2 जब इसको मिला, जब Zn ने +2 का चार्ज दिया तो इसके पास 3d10 लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं था बाहर, खाली 3d10 था। तो ये क्यों चाहेगा इसके पास से इलेक्ट्रॉन चला जाए? तो इसलिए जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा, इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसी थी, लो वैल्यू। तो इसलिए इसमें इसकी वैल्यू कैसी है, हाई वैल्यू, क्योंकि ये चाहता है नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, और ये ऑलरेडी एक्वायर किए नहीं चाहता है कि इसमें कुछ अब छेड़छाड़ हो, इसमें कुछ चेंज हो। अब आगे बढ़ते हैं Mn3+ से Mn2+ के बारे में। Mn3+ से Mn2+ में पूछा जाए कि इसमें ऐसा क्या होता है। Mn3+ से Mn2+ में Mn2+ इसमें
हाई वैल्यू है, इसकी वैल्यू कैसी है, हाई वैल्यू। क्यों? क्योंकि Mn2+ क्या है, बहुत स्टेबल है। Mn2+ क्या है, स्टेबल है। Mn3+ उतना स्टेबल नहीं है। ठीक है, कैसे देखा जाए तो देखो 3d5 4s2 होता है। Mn क्या होता है, 3d5 4s2, और Mn2+ में क्या होगा, इसमें सिर्फ 3d5 होगा, और Mn3+ में क्या होगा, उसमें 3d4 होगा। अब बताइए 3d5 3d4 में कौन ज्यादा स्टेबल है, 3d5 ज्यादा स्टेबल है। तो वो 3d5 से 3d4 क्यों बनना चाहेगा? अगर ये 3d5 से 3d4 नहीं बनना चाह रहा तो इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। उसके अलावा इसी में देखा जाए Fe3+ और Fe2+ में तो कौन ज्यादा स्टेबल है, Fe3+ ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, वही आंसर, ये 3d5 है और वो 3d6 था। तो जब ये 3d5 है, ये 3d6 था, ये चाह रहा था कि 3d6 से 3d5 बन जाए, जो 3d6 से 3d5 बन जाए ये चाह रहा था, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था। तो ये समझ में आया कि जब वो कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत उतारू होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होगा, लो। और जब वो नहीं चाहेगा उसके पास का इलेक्ट्रॉन जाए तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होगा, हाई होगा। ओके, तो हम लोगों ने ये सब चीजें यहां पर पढ़ ली। लेकिन अब यहां पर क्या है कि वेनेडियम की जो V2+ की वैल्यू लो है तो उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दूसरा, उसमें T2G कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है। और यहां से एक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का, आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, आपसे पूछा गया है कई बार कि Mn3+ और Cr2+ में ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। या हम लोग कहें कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है Mn3+ का, वो क्या होता है, वो लो होता है, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है Mn3+ का, वो कैसा होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, वो हाई होती है। इसमें कहा गया ये वैल्यू कैसी है, हाई। और इसमें ये वैल्यू कैसी रखते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं लो। क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं। देखो Mn होता है हमारा 3d5 4s2, तो अगर बात आई Mn3+ की तो क्या बना, वो बना 3d4। ऐसे Cr में होता है 3d5 4s1, तो Cr2+ में क्या बना, 3d4। तो आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है Mn3+, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल है। Mn3+ एंड Cr2+ बोथ हैव d4 कॉन्फ़िगरेशन। Mn3+ and Cr2+ both have d4 configuration, but Cr2+ is reducing agent and Mn3+ is oxidizing agent. It has low value of electrode potential and it has high value of electrode potential. यानी कि दोनों के पास d4 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा, एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई और एक का लो। अब ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हमने आपको बताया था इस चैप्टर में कोई भी चीज ऑलवेज नेवर नहीं है। तो मैग्नीज के केस में क्या होता है, वो D4 से D5 बनना चाहता है टू एक्वायर स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और क्रोमियम में है D4 से D3 बनना चाहता है, क्यों, टू एक्वायर स्टेबल T2G कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जहां जो सहूलियत हो वहां पर वो कॉन्सेप्ट लगा देते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो बात समझ में आई।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम अलग से इसीलिए बता रहे थे क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होती है। क्या सीखे हो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लो होने का मतलब क्या है? वो चाहता है इलेक्ट्रॉन चला जाए। हाई होने का मतलब क्या है? वो नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन जाए। तो जिंक के केस में Zn2+ के केस में वैल्यू कैसी होनी चाहिए? अब सोचो कि वो इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, यानी कि उसकी वैल्यू हाई होगी। और स्कैंडियम के केस में अगर +2 से +3 होना चाहता कि नहीं होना चाहता? होना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास स्टेबल नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन मिल जाए, तो यानी कि उसकी वैल्यू कैसी होगी? लो होगी। तो मैग्नीज में D4 से D5 बनना चाहेगा और क्रोमियम में D4 से D3 बनना चाहेगा। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके लिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो इसके लिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पर हम लोग देखें तो लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो होना चाहिए। ये चाहता है कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन जाए और ये चाहता है इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट। अभी बच्चों ध्यान से आप एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा। अभी हमने आयरन के केस में आपको कुछ बताया था, Fe2+ और Fe3+, और एक हम लोग डिस्कस करेंगे Cu2+ और Cu1+ के बारे में। यहां का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से देखिएगा। आयरन में क्या था? आयरन एक्चुअल में होता था 3d6 4s2। Fe2+ का मतलब है 3d5 और इसका मतलब है 3d6 Fe2+ का मतलब क्या है? 3d6 और Fe3+ का मतलब है 3d5। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 3d5 या 3d6? कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 3d5 ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्योंकि ये हाफ फील्ड है, ये कैसा है? ये हाफ फील्ड है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये ज्यादा स्टेबल है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होना चाहिए। लेकिन अब जब हम इसकी बात करते हैं तो कॉपर में बच्चों 3d10 4s1 होता है। तो Cu2+ की बात करें तो आना चाहिए 3d9, और Cu1+ के बारे में बात करें तो 3d10 आना चाहिए। क्या यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। यहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? अब यहां पर क्वेश्चन का आंसर एक है, क्वेश्चन 4 है। और आपने देखा होगा अभी तक आपके अगर प्री बोर्ड हुए हैं या नहीं हो रहे हैं तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन का अभी से लेकर बोर्ड तक आने की गारंटी है कि ये आएगा ही आएगा। कभी भी इसको पढ़ो तो क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि ये हमारे पास में डिस्क्रिमिनेशन रिएक्शन होती है कॉपर की, ठीक है? ये डिस्क्रिमिनेशन रिएक्शन होती है, पूछते हैं कि क्या कारण है इसका। फिर ये कहते हैं कि Cu1+ और Cu2+ में मोर स्टेबल कौन है? और फिर ये कहते हैं कि Cu1+ इज लेस स्टेबल देन Cu2+। फिर हमसे कहा जाता है कि इन एक्वस सॉल्यूशन Cu1+ इज वेरी अनस्टेबल। ये सारे क्वेश्चन ही हैं। फिर कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu1+ to Cu2+ to Cu1+ is very low। Cu2+ से Cu1+ में अगर जाए तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वेरी लो क्यों है? तो कितने क्वेश्चन बने? Cu2+ से Cu1+ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2+ से Cu1+ क्या है? इज वेरी लो। ये डिस्क्रिमिनेशन रिएक्शन क्यों होती है? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? Cu1+ लेस स्टेबल क्यों है? और एक्वस सॉल्यूशन में Cu1+ बहुत ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर। क्या आंसर है? आंसर ये है कि जो Cu2+ में जो निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, वर्ड्स पे ध्यान देना, निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ
Negative hydration enthalpy of Cu2 plus compensate its second ionization enthalpy। ठीक है, निगेटिव यहां पर आपको दिखा देते हैं, स्टेटमेंट लिखा हुआ Cu2 प्लस वाले में, इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा। Cu2 प्लस का जो कॉन्सेप्ट है हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है। आगे मिलेगा हमको, चलो अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो वर्ड्स अपने याद रखेंगे। निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपनसेट इट्स सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसमें अगर देखा जाए कौन ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है और ये वाला लेस स्टेबल है। पूछा जाए क्यों हुआ ऐसा, ये तो भाई फुलफिल्ड है और ये फुलफिल नहीं है, तो वही चीज केमिस्ट्री में कोई चीज ऑलवेज नेवर नहीं होती। क्वेश्चन 4 है, आंसर 1 है, आपको ऐसे करके लिख देना है, फिर ये कह देना है निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपनसेट्स इट्स सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2 plus compensate its second ionization enthalpy, second ionization enthalpy of copper। जब पूछा जाए सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी, तो कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ये कंपनसेट कर देता है। यानी कि ये नहीं चाह रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन हमसे खींचा जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम आपसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, हम आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी देके कंपनसेशन दे देते हैं, मुआवजा देते हैं, अब बस हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी के फॉर्म में एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो वर्ड्स याद रहेंगे, ये सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, इस तरीके से लिख देना है और लिखने के बाद में क्या करना है कि ये ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपनसेट्स इट्स सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। बस 1 या 2 लाइन तक ये आंसर है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके हो गए हैं और इतने कॉन्सेप्ट होने के बाद में हम लोग चलते हैं आगे इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। तो इन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में हम लोग देखें तो हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे पास पोटेशियम स्लैबस में पोटेशियम डाइक्रोमेट है और हमारे पास में पोटेशियम परमैंगनेट है। तो अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो आपसे क्या पूछा जाएगा, Cr2O7 2- इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, MnO4 1- का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, और ये देखो ये परमैंगनेट है, ये क्या है, परमैंगनेट। और MnO4 2- का मतलब होता है परमैंगनेट। ठीक है, तो यहां पर आपके 2 आयन्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपका पूछा जाएगा। तो आपका जो डाइक्रोमेट आयन होता है और जो आपका परमैंगनेट आयन होता है वो दोनों ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होते हैं। किसमें होते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपके सामने बने हैं। उसके बाद में क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसकी प्रिपरेशन करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट की क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर क्या है, ये हमारा क्रोमाइट ओर है, इसकी रिएक्शन पहले सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बन जाता है, सोडियम क्रोमेट फेरिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा सोडियम क्रोमेट बना इसका एसिडिफिकेशन करा लेते हैं, क्या बन जाता है, सोडियम क्रोमेट से क्या बना, सोडियम डाइक्रोमेट। अब सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन जैसे KCl के साथ हुई तो यहां पर हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या अपने आप में देखा जाए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई और क्या बन गया हमारे पास में, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो याद रखना कि सोडियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करने का
क्रोमाइड ओर। क्या होता है क्रोमाइड ओर का फॉर्मूला? FeCl2O4। इसकी रिएक्शन पहले होती है सोडियम कार्बोनेट के साथ में और ऑक्सीजन। तो क्या बनता है हमारे पास? बनता है सोडियम क्रोमेट, साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड। फिर इस सोडियम क्रोमेट का एसिडिफिकेशन कराने पर सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। फिर स्ट्रॉन्ग KCl के साथ में रिएक्शन कराने पर यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। ये किस कलर का होता है? ये ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन कलर का होता है और कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट 398 डिग्री सेल्सियस है। इसमें होता है, कलर करने में होता है, फोटोग्राफी में होता है और सबसे ज्यादा इसका यूज लेदर इंडस्ट्री में होता है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस का यूज अधिकतर होता है लेदर इंडस्ट्री में। आपको पता है कि गंगा बैराज के पास आप जाएंगे अगर यहीं कानपुर में, तो वहां पर जितने भी नाले हैं उसमें अगर मात्रा देखी जाए तो क्रोमियम की सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से वहां पर वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो ये लेदर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद में क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनता है? ये बनता है पाइरिग्लूसाइड ओर से। पाइरिग्लूसाइड का मतलब होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये देख रहे हैं आप, मैग्नीज डाइऑक्साइड। जब स्ट्रॉन्ग बेस KOH के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है? बनता है पोटेशियम मैग्नेटेट। क्या बनता है? पोटेशियम मैग्नेटेट। फिर बन जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट आज इसको पता है कि ये किस कलर का होता है? ये होता है ये पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और मेल्टिंग पॉइंट है 240। डाइक्रोमेट का ज्यादा है और परमैंगनेट का कम है। अगर भूल जाओ तो खुद सोचो, डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? Cl2O7 2 माइनस। और परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है? MnO4 1 माइनस। किसके ऊपर चार्ज ज्यादा है? एटम ज्यादा है, सब कुछ इसी के पास ज्यादा है, तो इसी का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक याद रखना। अगर मान लो कभी ऑप्शन में आ गया, ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी। फिर इसमें इसका यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट में। ठीक है, इसका दूसरा नाम लाल दवा भी होता है, रेड मेडिसिन, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, लाल दवा याद रखना। क्वेश्चन पहले हम लोगों को यूपी बोर्ड में याद कराया जाता था कि लाल दवा किसको कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को कहते हैं। ठीक है, फिर ये बियर्स रिएजेंट बनाता है 1% एल्कलाइन KMnO4 के साथ। और बाकी आपने अगर टाइट्रेशन वगैरह किया होगा तो अपने बैच में आपने देखा होगा, ज्यादातर इसका यूज होता है। फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेंगे? ये आयोडीन को, आयोडाइड आयन को आयोडीन में, ध्यान से देखेंगे, आयोडाइड आयन को आयोडीन में, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में, स्टेनिस को स्टेनिक में, फेरस को फेरिक में। और जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, ये तो सिर्फ एसिडिक मीडियम में एक्ट करते हैं, लेकिन ये एसिडिक और एल्कलाइन या न्यूट्रल सब में एक्ट करता है। ठीक है, ये परमैंगनेट ये क्या करता है? ये भी आयोडाइड को आयोडीन और फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोक्सिलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फर में, और सल्फाइड को सल्फेट में, नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एल्कलाइन मीडियम में ये आयोडीन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है आपका, कि KMnO4 की रिएक्शन दी जाएगी तुमको किसी आयोडाइड के साथ में, पोटेशियम आयोडाइड वगैरह। अगर ये एसिडिक मीडियम में हुआ तो आयोडाइड से क्या बनेगा? आयोडीन। और ये अगर एल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में हुआ तो आयोडाइड आयन से आयोडीन बनने के बजाय क्या बनता है? आयोडिक एसिड। ठीक है, आयोडेट बन जाता है। क्या बन जाता है? आयोडेट, HiO3 टाइप में, आयोडिक एसिड जिसको बोलते हैं। तो याद रहेगा, आयोडेट बनेगा। एसिडिक मीडियम में आयोडीन बनेगी और बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में आयोडीन से आयोडेट बनेगा। इसमें क्या होता है? ये तुम्हारा H2O3 किसमें कन्वर्ट हो जाता है? SnO4 में। और बाकी Mn2+ इसमें कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। ठीक है, ये रिएक्शंस हैं कुछ। उन रिएक्शंस को थोड़ा सा अगर हम और डीपली देखना चाहें तो यहां पर देखेंगे, ये आपके रिएक्शन से, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो अभी हमने पहले पढ़ा था पोटेशियम डाइक्रोमेट को, तो एक्शन ऑफ हीट, अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्या बन जाएगा? पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा। ठीक है, एल्कली में
ये इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोग बोलते हैं। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के केस में अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। आधी रिएक्शन आप याद कर लेंगे तो ये रिएक्शन आपकी पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था, हमारा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट था पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हुआ, और उसको आगे अगर हमने एसिडिफाई किया तो उसका जो कलर है वो ऑरेंज रेड से किस में कन्वर्ट हो गया, वो ऑरेंज रेड में दोबारा कन्वर्ट हो गया। इसमें फिर से देखेंगे, डाइक्रोमेट को अगर हीट किया क्या बना, पोटेशियम क्रोमेट, इसका ग्रीनिश कलर होता है। और उसके बाद में क्या होता है, इसको अगर हम लोग दोबारा H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, दोबारा पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, तो उसका कलर क्या आ जाएगा, ऑरेंज रेड हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे कि इसकी जो रिएक्शंस हैं एसिडिक मीडियम में, उन एसिडिक मीडियम में इसकी एक रिएक्शन, ठीक है, कि हमारे पास में पोटेशियम डाइक्रोमेट था, अगर हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करी तो क्रोमियम एनहाइड्राइड बना, पोटेशियम बाइसल्फेट बना और वाटर बना। और जब हीटिंग की तो पोटेशियम सल्फेट बना, क्रोमियम सल्फेट बना, वाटर बना और ऑक्सीजन बना। जो मेन रिएक्शंस हैं वो आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर, जो आपके बोर्ड में पूछी जाएंगी। इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन को याद रखेंगे कि सारी रिएक्शंस में क्या करना है, इन सारी रिएक्शंस में Cr2O7 14H+ + 6 इलेक्ट्रॉन 2H+ + 7H2। अब हमें क्या करना है, इसको याद रखना है कि फेरस को किस में बदल देगा, फेरिक में बदल देगा, आयोडाइड को किस में बदल देगा, आयोडीन को बदल देगा, और सल्फाइड को किस में बदलेगा, सल्फेट में बदल देगा। इस तरीके की इसमें कई सारी रिएक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। उन रिएक्शंस को यहाँ पर सॉल्व कर लेना, और अभी हम लोग इसको और डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। जैसे कि हम लोग इन रिएक्शंस को अभी देख रहे थे, लेकिन आज फिलहाल कई 2-3 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि ये रिएक्शंस आपकी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आ रही हैं। तो इसका कलर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूज क्या होता है, ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब इन रिएक्शंस को हम लोग अलग अलग मीडियम्स में देखेंगे। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट था और H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन हुई, पोटेशियम सल्फेट बना, क्रोमियम सल्फेट बना, H2O बना, और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। और इस नेसेंट ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होने की वजह से ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या हुआ, जैसे कि हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, फेरस को फेरिक में। तो जबकि ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता होगा, तो देखो यहाँ पर फेरस का मतलब Fe2+ और फेरिक का मतलब Fe3+। चार्जेस को बैलेंस करना, एक इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा। ये पहली वाली रिएक्शन जो है वो हमेशा कॉमन रहेगी। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ी, 6 से मल्टीप्लाई करा के आपस में ऐड कर दो। क्या बन जाएगी रिएक्शन, Cr2O7 2- प्लस 14H+ प्लस Fe2+ एरो 2Cr3+ प्लस Fe3+ प्लस 7H2। इस तरीके से हमारी ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। आगे देखेंगे, अभी स्टार्टिंग में अगर नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से देखना, रिएक्शन पहली वाली रिएक्शन वही रहेगी। हमें बस अपना याद करना है कि इस रिएक्टेंट के साथ उन्होंने स्टेनस दे दिया, तो हमको याद रखना है कि वो स्टेनस को स्टैनिक में कन्वर्ट करता होगा। जबकि वो स्टेनस को स्टैनिक में कन्वर्ट करता है, तो स्टेनस मतलब +2 और स्टैनिक को मतलब +4 और 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, यहाँ पे है 2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर ली और आपस में ऐड कर ली। तो क्या बना, Cr2O7 2- प्लस 14H+ प्लस अब Sn2+ 2Cr3+ प्लस 2Sn4+ प्लस 7H2। यही आपकी रिएक्शन जो है वो आएगी कंप्लीट करने को। जैसे कि ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है रिएक्शन करके, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आएगा, 14H+ आएगा, SO2 आएगा, ठीक है। H2O लिखा होगा मान लो, वहां पर नहीं भी लिखा हो तो आप याद रखेंगे कि ये सल्फर डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट करता है, सल्फेट आयन में कन्वर्ट करता है। और जब सल्फेट आयन में कन्वर्ट करता है तो देखो SO2 से SO4 2- हुए, 2 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़े। अब जब हमने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लिखा,
ठीक है, तो ऑक्सीजन को भी बैलेंस कराना पड़ा तो H2O भी लेना पड़ा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 यहाँ, तो 3 से मल्टीप्लाई कराए, 3 से मल्टीप्लाई कराने पर क्या हुआ 3Cr2O7 2 माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 14, और यहाँ पर हो जाएगा 3 4 12, तो हमें सिर्फ 2H प्लस लिखने होंगे, प्लस 3SO2 प्लस 6H2O। अब देखो इधर 6H2O है, यहाँ पर 7H2O है, तो हम लोग क्या करेंगे इधर 6H2O नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे 1H2O, 2Cr3 प्लस प्लस 4H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड को या किसी सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। रिएक्शन हमारी इस तरीके की थी, 3 से मल्टीप्लाई की, ऐड किया, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 3H2S 2Cr3 प्लस प्लस 6H प्लस प्लस 3 सल्फर प्लस 21H2O। ओके, तो इस तरीके से हमने यहां पर सॉल्व किया। वैसे 21 में 7H2O होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 7H2O, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई नीचे हो रही है। आगे जाते हैं, आयोडाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा, आयोडीन में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर 2 माइनस का चार्ज, यहाँ 2 माइनस का चार्ज क्या हुआ, 3 से मल्टीप्लाई की, आपस में ऐड किया, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 3 2 6I माइनस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O प्लस 3I। रिएक्शन बैलेंस। आगे क्या किया, आगे हमने देखा, देखो परमैंगनेट जो है, जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट में MnO4 परमैंगनेट है, जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो इसकी रिएक्शन इस तरीके से होती है, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस Mn2 प्लस प्लस 4H2O बैलेंस कराने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, वरना अब रिडॉक्स आपने पढ़ी थी ना क्लास 11th में, तो उसमें उस तरीके से देख लीजिए, MnO4 अगर ऐसे ना समझ में, ऐसे MnO4 माइनस है, आपने लिखा Mn2 प्लस, और आपको किस मीडियम में बैलेंस करानी है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करानी है। तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस कराने का रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि जिधर जितने ऑक्सीजन कम हो उधर उतने वाटर मॉलिक्यूल, जिधर जितने हाइड्रोजन कम हो उधर उतने H प्लस। चार्ज को बैलेंस करो तो यहाँ चार्ज कितना है, प्लस का 7, यहाँ क्या है प्लस का 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब रिएक्शन रटनी नहीं है आपको, MnO4 से Mn2 प्लस बना, ठीक है। अगर नहीं भी याद हो रही, आप क्लास 11 तो पढ़े ना, 12 में ऐसे नहीं पूछे हैं, तो आप इस तरीके से बैलेंस करके देख सकते हैं उसको, ठीक है, रटना नहीं है। फिर हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर देखा आयोडाइड आयन किसमें कन्वर्ट हुआ, आयोडीन में कन्वर्ट हुआ। तो अब देखा यहाँ पर 5 है, यहाँ 2, तो इस रिएक्शन में हमने 2 से इस रिएक्शन में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या बना हमारा, बना 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 16H प्लस 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O प्लस I2। हमारा बेसिक काम क्या है, हमारा बेसिक काम हमें ये याद रखना है कि हमारी जो आयोडीन होगी, वो हमारा जो आयोडाइड आयन है वो आयोडीन में कन्वर्ट होगा, जैसे फेरस है वो फेरिक में कन्वर्ट होगा। ऊपर वाली रिएक्शन को एक बार फिर से बताते हैं, अगर दिक्कत हो आपको याद रखना है कि हमारा परमैंगनेट था यानी कि KMnO4 किसमें कन्वर्ट हो रहा था, Mn2 प्लस में। दिक्कत आई, नहीं याद है रिएक्शन, कोई बात नहीं, जिधर जितने ऑक्सीजन कम होंगे उधर उतने वाटर मॉलिक्यूल, जिधर जितने हाइड्रोजन कम होंगे उधर उतने H प्लस। चार्ज को काउंट करेंगे, यहाँ +7 यहाँ +2, कितने और लिखे 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन। देखो पहली वाली रिएक्शन आई, यानी कि आपको रिएक्शन रटनी नहीं है बिल्कुल किसी भी तरीके से, वो साथ में यहाँ पर क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में देंगे, या कहेंगे फेरस सल्फेट के साथ में, फेरस क्लोराइड के साथ, अगर फेरस सल्फेट के साथ में करेंगे फेरिक सल्फेट बनेगा, फेरिक क्लोराइड के साथ, फेरस क्लोराइड के साथ में करेंगे फेरिक क्लोराइड बनेगा, फेरस ऑक्साइड के साथ में करेंगे फेरिक ऑक्साइड बनेगी। क्यों, क्योंकि उसका काम है फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करना,
ठीक है। अब रिएक्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे +2 है, यहाँ +3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन लिखा, 5 से मल्टीप्लाई की, आपस में ऐड कर दिया। इसी तरीके से आपके लिए छोड़ते हैं इसको। इसमें क्या है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले में क्या किया 2 से, नीचे वाले में किया 5 से। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे कुछ रिएक्शन अभी और मिलेंगी हमको। हाँ, तो देखा हमने सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट किया, सल्फर में। सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट किया, सल्फेट में। फिर देखा, अब वीडियो को स्क्रॉल करिएगा, देखिएगा और इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम बार बार एक ही स्क्रीन पर कम टाइम में हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प जरूर लगेगी। तो नाइट्राइड को किसमें कन्वर्ट किया, नाइट्रेट में। अब जैसे सोडियम नाइट्राइड आई, सोडियम नाइट्रेट बना, पोटेशियम नाइट्राइड थी, पोटेशियम नाइट्रेट बना, कोई भी नाइट्राइड थी, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। रिएक्शन को बैलेंस कराना। मेन चीज ये है कि अगर हमारे पास आयोडाइड आयन था, अगर हमारे पास ये रिएक्शन देखें, ये थी एसिडिक मीडियम में, ये कैसे मीडियम में है, ये आपका न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन है। पहले आयोडाइड इसमें कन्वर्ट हो रहा था आयोडीन में, इसमें आयोडाइड किसमें कन्वर्ट हो रहा, आयोडेट में। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा आयोडीन बनता है। कब, एसिडिक मीडियम में। लेकिन अगर यही रिएक्शन करता है बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में तो क्या बनता है, आयोडेट आयन बनता है। बस ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट थी, यहां पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पहले पढ़ लेते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, F block element in which last electron enters in F सबसेल are known as F block elements। कौन से होते हैं हमारे F block elements? तो उन F block elements को अगर हमें देखना हो तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो हमारे F block element है वो क्या है। ये हमारा लेंथनम, ये हमारा 57, ये ब्रिज था एक तरीके से हमारा यहां और यहां का। तो यहां इसके बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं लेंथनम के बाद के, इंक्लूडिंग लेंथनम, ये 14 एलिमेंट्स हैं, इनको लेंथेनाइड्स कहा जाता है। ये क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन आप लिखेंगे तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाएगा। ऐसे ही यहां पर एक्टिनियम, यहां पर का एक्टिनियम था वो यहां ब्रिज बना के, और उसके आगे के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो हमारे किसमें हैं, वो हमारे सारे के सारे किसमें, एक्टिनाइड्स में। तो एक्टिनियम के आगे के 14 एलिमेंट एक्टिनाइड्स और लेंथनम के आगे के 14 एलिमेंट लेंथेनाइड्स, ये दोनों मिला के बने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसलिए कहा गया क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एफ सबसेल में। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि जैसे ये हमारा लेंथनम की जो एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड देखते हैं, तो यहां पर ट्रेंड में थोड़ा सा हम पाएंगे जो हमारी जो एटॉमिक रेडियस है वो यहां पर आप छोड़ दें। ठीक है, बाकी एटॉमिक रेडियाई में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती चली जा रही है। इसको हम लोग कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड्स का सिकुड़ते हुए चले जाना। लेंथेनॉइड्स में क्या होता है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती चली जाती है, एक स्टेडी डिक्रीमेंट वहां पर देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्यों होता है ये, क्योंकि बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट of intervening D, 4D and 4F and 5D, 4F and 5D सबसेल, 4D and 5F सबसेल। हम लोग क्या कहेंगे कि इन द केस ऑफ लेंथेनॉइड्स एटॉमिक रेडियस, बार बार मिस्टेक हो रही है यहां पे, तो करेक्ट करते हैं। हाँ,
इसमें कहा जाएगा एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग 4f एंड 5d ऑर्बिटल्स इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और अगर इस 4f की जगह 5f और 5d की जगह 6d कर दें, यानी कि पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग 5f एंड 6d ऑर्बिटल इज नोन एज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, एटॉमिक साइज उनकी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जैसे कि हमने देखा कि एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। आयनिक रेडियस भी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो इनकी जो बीच में पड़ने वाले ऑर्बिटल्स हैं, जो d और f ऑर्बिटल्स हैं, उनका काम था प्रोटेक्ट करना, शील्ड करना। वो उनका डिफ्यूजिंग और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो इतने ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, उनका शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियस अपने मंसूबों में कामयाब होने लगता है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है और एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो पॉजिटिव आयंस होते हैं जैसे लैंथेनम और ल्यूटीनियम, उसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। ठीक है, और ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों है लैंथेनम 3+ और ल्यूटीनियम 2+ को छोड़ के? क्यों? क्योंकि इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से इनको छोड़ दो तो बाकी सारे कैसे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, और ये यहां पर ये याद रखना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट से अलग है और ये स्पिन ओनली फार्मूला जो कि ये था, ये फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर DD और DD ट्रांजिशन जो होता है पूछा जा सकता है आपका कि यहां पर ये स्पिन ओनली फार्मूला यूज मतलब नहीं कर सकते हैं बार बार, क्योंकि इसमें जो ट्रांजिशन होता है वो यहां पर एनवायरनमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, तो यहां का जो फार्मूला है इफेक्टिव वो ये रहता है। यहां पर हम लोग ये वैल्यू रखते हैं, यहां पर S और L। S क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, और L हमारा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, आपको ये टॉपिक बहुत कम मिलेगा देखने को। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं ल्यूटीनियम और लैंथेनम 3+ को छोड़ के, बाकी सारे ही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। क्यों शो करेंगे? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनके मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम पुराना फार्मूला नहीं यूज कर सकते, उसके लिए ये वाला फार्मूला होगा। ठीक है, इस फार्मूले को आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद इनका सेपरेशन लेकिन बहुत टफ होता है, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी एक जैसी है और उसके अलावा इनका एटॉमिक साइज भी लगभग सिमिलर है। तो एटॉमिक साइज में जो चेंज है वो बहुत स्मॉल है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम, इसलिए यहां पर इनका सेपरेशन जो होता है बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होता है। फिर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसमें लैंथेनाइड्स में। ये देखिए हमारे लैंथेनाइड सारे दिए गए हैं, लैंथेनम से लेकर ल्यूटीनियम तक, और यहां पर इनकी जनरल ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग देखेंगे तो क्या है, +3। जनरल ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। कभी कभी ये +2 और +4 भी शो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो +2, +3 और +4 तीनों शो कर सके। ठीक है, अच्छा, इसमें ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देना, इसकी जो फर्स्ट 3 आयोनेशन एंथैल्पी होती है वो लो होती है, इसलिए इनकी जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आयनिक होती है। ठीक है, और जैसे पूछा जाता है Ln3+ OH- मतलब OH और ल्यूटीनियम 2+। ठीक है, इसमें जो ट्राई हाइड्रोक्साइड होती है, तो इनकी ट्राई हाइड्रोक्साइड में अगर पूछा जाए कि इनकी ट्राई हाइड्रोक्साइड में ज्यादा बेसिक कौन है, तो उनके ज्यादा बेसिक के लिए आप ध्यान रखेंगे। हाँ, तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि लैंथेनम 3+ जो है हमारा वो ज्यादा आयनिक है और ल्यूटीनियम जो हमारा 3+ है वो कम आयनिक है। ल्यूटीनियम 3+ हमारा कम आयनिक है और लैंथेनम 3+ हमारा
मोर आयनिक है। मोर आयनिक होने की वजह से इसकी जो हाइड्रोक्साइड होती है वो मोर बेसिक होती है। और ल्यूटीनियम 3+ में क्या होता है, ये लेस आयनिक होता है, इसलिए ये लेस बेसिक होता है। ये आपका बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात में की जाए तो इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक तो है, लेकिन इसका जो आयनिक कैरेक्टर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती चली जाती है और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाने की वजह से वो लेस बेसिक होते हैं। तो ल्यूटीनियम लैंथेनम ट्राईहाइड्रोक्साइड, ल्यूटीनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड में ये हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारी ज्यादा बेसिक है, ठीक है। फिर इसमें ये पर्टिकुलर +3 ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करते हैं, ठीक है। और इसमें कभी कभी +2 और +4 भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि सीरियम में नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्वेक्शन एक्वायर करने के लिए, यूरेनियम और Tb+4 में क्या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्वेक्शन एक्वायर करने के लिए, और Yb2F में क्या होता है, F14 कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए ऐसा होता है। फिर हमने इसके एटॉमिक रेडिया, आयनिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में देखा, और हाइड्रोक्साइड्स के बारे में हमने इसमें देखा, और हमने अब एक्टिनाइड सीरीज के बारे में देख रहे हैं। तो अभी हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो टॉपिक देखो यहाँ पर आ गया कि इसमें सीरियम से ल्यूटीनियम में से देखें तो ये जो है वो मोर बेसिक है, ये लेस बेसिक है, ठीक है। इसका रीजन क्या हुआ कि यहां पर बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये डिक्रीज क्यों करती है? क्योंकि यहां पर जो हमने बताया था ना, इसका आयनिक कैरेक्टर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करेंगे एक्टिनाइड्स की। तो एक्टिनाइड्स में क्या होता है, अभी लैंथेनाइड्स में हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक्टिनाइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है हमारा एफ सबशेल में जाता है। अब जब हम लोग एफ सबशेल की बात करते हैं तो एफ सबशेल में, किस एफ सबशेल में, 5F सबशेल में। तो जिनके पास 5F6D7S होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारी जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है, लेकिन इसमें +3 के साथ में +3 +4 +6 भी होते हैं। ऐसा होता है क्योंकि इनमें ज्यादातर एलिमेंट तो रेडियोएक्टिव है, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी की जगह वो न्यूक्लियर रिएक्शन शो करते हैं, और ये अपने अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कन्वेक्शन एक्वायर करने के लिए अपनी एटॉमिक मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग कलर्स भी शो करेंगे। क्यों कलर शो करेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करेंगे। अब लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बीच में एक डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग दोबारा देखेंगे। अभी एक बार और देख लेते हैं कि ये +3 के साथ में +2 +4 शो करता है, जबकि एक्टिनाइड क्या करेगा, +4 +5 +6 +7 भी शो करेगा। इनके मोस्ट ऑफ द आयन कलरलेस हैं, इनके कलर्ड हैं। इनमें लेस टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, इसमें ज्यादा है। इसमें लेस बेसिक है, इसमें मोर बेसिक है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा है। जब एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो उसका बेसिक कैरेक्टर भी उतना ही बड़ा होगा, ज्यादा होगा। हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे कैटायन के साइज पे, ठीक है। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, साइज डिक्रीज हो रहा है। जब साइज डिक्रीज हो रहा होगा तो हमारा हाइड्रोक्साइड का कैरेक्टर भी बेसिक कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा ना हमारा इसमें। फिर ये ऑक्सो कैटायन नहीं बनाते हैं, ये ऑक्सो कैटायन बनाते हैं। इसमें ये ज्यादातर नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं, ये ज्यादातर रेडियोएक्टिव होते हैं। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आसानी से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, भले ही उसका फॉर्मूला जनरल नहीं होता, लेकिन इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ज्यादा दिखती है। सिमिलरिटीज क्या होती है? दोनों +3 शो करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी शो करते हैं, और दोनों ही यहाँ पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर ट्रांजिशन, जैसे कि अगर देखा जाए कॉन्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। बाकी हम लोग अगर देखें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी ये लोग ये बनाते हैं, जिसमें एक कंपाउंड तुम्हारा आता है मिश मेटल। तो तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, सॉरी, तो
इसमें क्या करते हैं, ये मिक्स मेटल बनाते हैं, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं, लैंथेनाइट एक्टिनाइट की बात हम कर रहे हैं। तो ये हमारे तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, अभी देखिएगा फिर से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, क्या क्या यहाँ पर सिमिलरिटीज हैं। तो इन सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस में केमिकल प्रॉपर्टीज तो लगभग सिमिलर होती है लैंथेनाइड्स में, एक्टिनाइड में वेरिएशंस हैं, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 +4 +5 +6 तक है, इसमें +2 +3 +4 है। इनमें बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है, इसमें लो होती है, इसी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं। उसके बाद में एफ इलेक्ट्रॉन्स का बेटर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें है 4f, इसमें है 5f, तो 4f ज्यादा बेटर है 5f के कंपैरिजन में। इस व्याप पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इनके जो कंपाउंड्स हैं वो लेस बेसिक हैं। ये सब चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, लास्ट बिल्कुल चल रहा है हम लोगों का, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो सीरियम साल्ट है इसका, तो वो कॉटन को रंगने में इसका कलर, मतलब कॉटन को डाई करने में, कॉटन को कलर करने में इसका यूज होता है। उसके अलावा ये अच्छे कैटलिस्ट भी होते हैं, जैसे निकल प्लेटिनम और पैलेडियम वगैरह हम लोग पढ़ते थे ना, तो ये अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट भी अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। क्यों होते होंगे? क्योंकि ये तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, सरफेस एरिया भी लार्ज होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, इस वजह से ये अच्छे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है। और ग्लास को पॉलिश करने में, ग्लास जैसे कि आप देखते हैं कि आपका मतलब ग्लास को कलर करने में आपने देखा होगा जो पेपर वेट वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर जो कलर्ड जो पैटर्न्स बने होते हैं, तो वो उसमें हम लोग थोड़ा सा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स का यूज करते हैं। इसमें जो आपका नियोडियम और पैरासोडियम है, ये जो कंपाउंड है नियोडियम और पैरासोडियम, तो इन कंपाउंड का यूज हम लोग गॉगल्स बनाने में, जो कलर्ड ग्लास वाले चश्मे आते हैं उनको बनाने में इसका यूज करते हैं। और जो हमारा लैंथेनम, सीरियम और पैरासोडियम नियोडियम से मिलकर जो स्टील होती है, उसका हम लोग, जैसे कि जो बहुत ऐसी भट्टियां होती जो बहुत हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट ना हो, तो उस बनाने में इसका यूज होता है, क्योंकि अच्छे एलॉयज होते हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। और उसके अलावा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएंगे, उस टॉपिक का नाम है मिश मेटल। इस टॉपिक का नाम है मिश मेटल। ये मिश मेटल बनाते हैं, ये क्या करते हैं, ये मिश मेटल बनाते हैं। तो मिश मेटल क्या होता है? मेनली इसमें होते हैं लैंथेनाइट्स, ठीक है, मेनली इसमें क्या है, लैंथेनाइट्स होते हैं 95%, बाकी इसमें होता है आयरन, ठीक है, बाकी इसमें होता है आयरन। और आयरन के अलावा यहां पर अगर देखा जाए तो कुछ ट्रेसेस होते हैं, किसके होते हैं, कार्बन फाइबर के, सल्फर के, कुछ ट्रेसेस यहां पर मिलाए जाते हैं। बाकी इसमें थोड़ा सा एल्यूमिनियम भी मिला दिया जाता है और थोड़ा सा कॉपर भी मिला दिया जाता है। मेन है लैंथेनाइट से बनाए जाते हैं, ये मिक्स मेटल होते हैं। इनका जो यूज है, इनका यूज मिक्स मेटल्स का हम लोग बहुत जगह, क्योंकि ये लाइट होने के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में या जो जेट्स होते हैं उनके इंजन बनाने में इनका यूज किया जाता है। ठीक है। फिर इसमें अगर इसमें मैग्नीशियम मिला दें, ठीक है, तो मैग्नीशियम मिला दें तो फिर ये जेट इंजन की बात हमने करी थी, तो उसमें मैग्नीशियम जरूर मिला होगा। ठीक है, इसमें क्या मिला होगा, मैग्नीशियम। तो मिक्स मेटल में जब मैग्नीशियम मिला देते हैं तब इस मिक्स मेटल का यूज हम लोग जेट इंजन बनाने में करते हैं। बाकी जो हमारे लिथोनाइट्स एलॉयज हैं उनमें पायरोफोरिक एलॉयज बनाते हैं। पायरोफोरिक एलॉयज क्या होते हैं? पायरोफोरिक एलॉयज के बारे में जैसे कि अगर आपने पायरोफोरिक एलॉयज में आपने अगर पढ़ा हो कभी कि कुछ चीजें ऐसी होती रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर अगर बढ़े तो उसमें वो क्या करेंगी, आग पकड़ लेंगी। तो प्रेशर बुलेट्स बनाने में इसका यूज होता है। बाकी बुलेट बनाने में भी इनका यूज होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ लें।
ठीक है, तो इसमें भी इनका यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर लगभग आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। जरूरत है इस चैप्टर को कम से कम 2 या 3 बार आप देखें इस वीडियो को आराम से, क्योंकि इसमें हमने ज्यादातर क्वेश्चंस को डिस्कशन करने के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। हम एक अभी शीट लेके आएंगे जिसमें हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर क्या थे, आपको इसके लिए कुछ बाहर का पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको पढ़ लेनी है, उससे बाहर का कुछ नहीं मिलेगा आपको। बोर्ड के लिए इधर उधर के बहुत सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन वही जो हमने आपको कॉपर वाला क्वेश्चन बताया था। जैसे कि अगर आपको अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अगर कोई दिक्कत हुई थी तो हम एक बार और बता देते हैं लास्ट टॉपिक में चलते चलते। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है जब किसी का मोर होता है, और मोर का मतलब कहते हैं पॉजिटिव होता है, मोर में पॉजिटिव हो, ज्यादा हो या तो पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब वो क्या करता है, उसकी टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन या नॉट टू लूज इलेक्ट्रॉन। या तो वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ले ले और या तो वो चाहता है कि उसके पास से इलेक्ट्रॉन ना जाए। तो कैसा होगा हाई, अगर उल्टा हो इसका तो कैसा होगा लो। यानी कि Cu1+ से अगर Cu2+ बनना चाहता है तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा हुआ, इसका हुआ लो। जैसे जिंक है Zn से Zn2+ बनना चाहता है तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैसा हो जाएगा, मोर निगेटिव। कैसा हो जाएगा, लेकिन अगर लो हो जाएगा, Zn2+ से Zn3+ क्या बनना चाहता है, नहीं, ये नहीं बनना चाहता है, तो इसमें कैसा हुआ, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत हाई हो गया। जैसे कि अगर बात करते हैं स्कैंडियम 2+ से स्कैंडियम 3+, सोचो ये बनना चाहेगा कि नहीं, बिल्कुल बनना चाहेगा, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा हुआ, लो हो गया। अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट में हमने देखा था, जैसे आपका था उस कॉन्सेप्ट में मैग्नीज 3+ था और Cr2+ था, दोनों के पास ही D4 कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन मैग्नीज क्या करना चाहता था, वो D4 से D5 होना चाहता था, और जो क्रोमियम था वो D4 से D3 होना चाहता था। ये चाहते थे कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, ये क्या चाहते थे, स्टेबल T2G इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते थे, तो इसका कैसा हुआ, लो, और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते थे, इसका कैसा हुआ, हाई। हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये पूरा चैप्टर आप डिस्कस करेंगे विद इन 2 और 3 डेज। अभी आप देखिए हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आपने चैप्टर पढ़ा देखा, उस चैप्टर को आप देखेंगे। अभी हम आपके लिए टेस्ट सीरीज एक लाई रहे हैं, आपने देखा था बायोमॉलिक्यूल में कितनी अच्छी टेस्ट सीरीज आपको मिली थी। तो इसी मंथ में ये दिसंबर जो चल रहा है, आपके सारे चैप्टर्स की टेस्ट सीरीज तैयार हो रही है। बस हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर आप दिलाइए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो भेजिए, आप भी ये पूरी वीडियो भी देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अधूरा ज्ञान बड़ा खत्म होता है। आपने आधा वीडियो देखा, हो सकता है जो छोड़ा हो उसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि हम जो अपना चैप्टर कवर करते हैं ना, तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपके क्वेश्चंस भी उसी चैप्टर में थोड़े बहुत कवर हो जाए। ओके, तो थैंक यू, और आपके पास ये ओके